सॉल्यूशन है उस चीज़ का, और बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। ये तो तुम चलो आप ठीक जगह आ गए। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन ऐसा है कि आपको ना तो अपनी प्रॉपर्टी गंवाने की ज़रूरत है और ना ही गलत विचार, नेगेटिव थॉट लाने की आवश्यकता है। ऐसा रास्ता है। कितना लोन बताया आपने? 9,40,000। अच्छा, जमा कितना कर दिया? उसमें 49,000 हमने एक किस्त भरी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो जमा किया ना, जी जी वो बैंक ने जो दिया है जी जी। उसकी वैल्यू के सापेक्ष आपने बहुत ज़्यादा जमा कर दिया उसमें। वो कैसे जी? हाँ, वो इस तरह है कि बैंक ने, आपने बैंक को आवेदन दिया होगा जी लोन के लिए, जी आवेदन किया ना लोन? जी तो आपने उस आवेदन में भारतीय करेंसी रुपए में लोन मांगा है, जी ये मांगा है। जी उसमें बैंक ने लोन देने से पहले जी जी आपकी पूरी जानकारी करी है। जी उसने आपकी सिविल चेक करी होगी, जी उसने आपकी जो एड्रेस वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह है, आपकी आइडेंटिटी है, जी वो सबकी जांच पड़ताल की होगी। जी फिर उसने आपसे कहा होगा कि भाई लोन के अगेंस्ट हमको प्रॉपर्टी आपकी जो है मॉर्गेज करनी पड़ेगी। जी तो आपने मॉर्गेज के प्रॉपर्टी के पेपर दिए होंगे, जी वो पेपर भी उसने चेक कराए होंगे, तो वो आपकी वैध प्रॉपर्टी है। जी जी जो पेपर आपने दिए हैं वैध प्रॉपर्टी के पेपर हैं। जी जी तो वो जो प्रॉपर्टी है, जी उस प्रॉपर्टी की उसने प्रॉपर जानकारी तहसील से, रजिस्ट्री ऑफिस से, वो पूरी जानकारी जी उसने कराई होगी। जी जी अच्छा, उसके बाद उसने एक लोन एग्रीमेंट किया होगा जी जहाँ आपके बहुत सारे साइन बहुत जगह वो कराए होंगे। जी जी तो वो जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में उसने हमको लोन में भारतीय करेंसी रुपया देने का वादा किया है, जी ठीक है। लेकिन उस एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, एग्रीमेंट को तोड़ा है, एग्रीमेंट के अनुरूप आचरण नहीं किया उसने। उसने हमको भारतीय करेंसी रुपया नहीं दिया लोन में आपको। जी उसने क्या दिया? डिजिट दिए। उसने डिजिट दी, और डिजिट के बाद जब आप निकालने गए जी तो आपको, अगर नोट आपने निकाला है जी तो वो लीगल टेंडर है रुपए का, जी रुपया नहीं दिया उसने। जी रुपए का लीगल टेंडर दिया है। लीगल टेंडर मतलब रुपए का वो रिप्रेजेंटेटिव है, रुपए का प्रतिनिधि है वो, रुपया नहीं दिया उसने। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तो वास्तविक है, जो उसके पास रखी है, उसने वो अपने नाम कर ली जी बैंक ने, जी और ये कह के कर ली कि जब आप ये चुकता कर दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी को हम वापस कर देंगे। जी तो आपने जो जमा किया है उसने तो दी डिजिट, उसने दिया लीगल टेंडर, जी और उस लीगल टेंडर की जो आपको दिया है लोन में, जी उसकी अगर वैल्यू, परचेजिंग पावर जी भारतीय रुपए के बराबर है जी तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर उसका लेना बनता है। पूरा जो उसने दिया है जी वो लेना बनता है। लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है, जी पहले आपको जानना होगा कि रुपया क्या है। जी इतना तो बताइए कि भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, जी जी लेकिन रुपया है क्या, ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके डॉक्यूमेंट, इसके दस्तावेज, इसके प्रूफ जी जनता सरकार मोर्चे के पास उपलब्ध हैं। जी तो आप बैंक से पूछो कि भाई तुमने हमको क्या दिया था जी और हम क्या चुकता कर रहे हैं। जी तो बैंक ने दिया लीगल टेंडर, जी वो रुपया नहीं दिया उसने। क्यों नहीं दिया? ये ना तो जनता सरकार मोर्चा कह रहा, ना ये हम कह रहे, जी ये कह रहा देश का प्रधानमंत्री। जी 8 नवंबर 2016 की का प्रधानमंत्री का देश को संबोधित एक भाषण है, जी जी शाम को 8 बजे, जो नोटबंदी के नाम से प्रचलित है, जी चर्चे के नोटबंदी हुई है। तो उस भाषण को सुनना, उसमें प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही हैं उसमें, बड़े नोट से कालाधन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है, ये बात 3 बार कही है उसमें। जी तो आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।
तो भारत की जो करेंसी है उसका नोट है ये, जी और वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये जो नोट है लीगल टेंडर है, रात को 12 बजे के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इसका मतलब साफ हो गया। तो अब तो प्रधानमंत्री कह रहा कि लीगल टेंडर नहीं रहा। अब लीगल टेंडर उसका प्रतिनिधि है रुपए का, और मैंने कहा परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। जो प्रतिनिधि है जिसका, उसकी वैल्यू जो है उतनी होनी चाहिए जिसका वो प्रतिनिधि है, जी 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 उतनी होनी चाहिए ना। पावर पे ही काम करता है। हाँ, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक पर्ची लिख के दुकानदार को भेज दूँ कि 10 चाय भेज देना है, 10 लोग हैं, 10 चाय भेज देना, तो जो पर्ची है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 चाय के बराबर उसकी वैल्यू। जी अब वो पर्ची गई वहाँ, जी उसने चाय दे दी। जी अब वो जो है 10 चाय का प्रतिनिधि है वो पर्ची, जी टेंडर हो गया। वो वैल्यू हो गई उसकी 10 चाय की, लेकिन वो चाय नहीं है, उसको आप पी नहीं सकते पर्ची को। जी उसकी वैल्यू है वो, लेकिन चाय नहीं है। तो बैंक ने जो हमको दिया रुपए का रिप्रेजेंटेटिव, जी प्रतिनिधि, लीगल टेंडर, वैध निविदा, जी उसकी परचेजिंग पावर, वैल्यू जी। अगर रुपए के बराबर हो जी। तो हमें कोई आपत्ति वो नहीं है। लेकिन उसने हमको जी दिया, उसकी वैल्यू हमने जब देखी कि भाई भारतीय करेंसी रुपया जो है, हम तो रुपया कमाते हैं, जी जी लेकिन उसने हमको प्रतिनिधि दिया जी। और उसकी वैल्यू बराबर नहीं है। जी कितना अंतर है वैल्यू में? 1 रुपया जी दस्तावेजों के अनुसार, पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906, जी उसके अनुसार 1 रुपया की जो वैल्यू है 777 मिलीग्राम गोल्ड है। जी ये उसका मानक है। जी तो रुपया किस धातु का बना है ये मायने नहीं रखता, उसका मानक क्या है। जिस तरह किलोग्राम का मानक है 1000 ग्राम, जी 1 किलोग्राम बराबर एक, अब वो 1 किलोग्राम का बट्टा लोहे का हो, लकड़ी का हो, पीतल का हो, सिल्वर का हो, किसी का भी हो, जी लेकिन उसका जो मानक है वो वजन, उसका भार वो 1000 ग्राम होना चाहिए। जी मीटर का मानक है 1000 मिलीमीटर। जी अगर उससे छोटा किसी ने कर दिया घिस करके उसको, जी तो FIR हो जाएगी, उसके खिलाफ चीटिंग है, जी वो धोखा है। जी तो रुपये का जो मानक है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, वो गिलट का हो, जी वो किसी भी चीज़ धातु का बना हो, जी लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। तो हमारा जो भारतीय रुपया है, हम जो रुपया कमाते हैं, मेहनत करते हैं, जी खेत में काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वो धन है हमारा। जी उस धन के बदले में तो ये जो रुपया है वो भी मापक है, जी काय का? मूल्य का, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का मापक है। तो मापक का जो मानक है वो निश्चित और स्थिर होता है, तो वो है 777 मिलीग्राम गोल्ड। और जो बैंक ने हमको लीगल टेंडर दिया, उस लीगल टेंडर में जो रुपए का रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ जी हाँ जी तो वो लीगल टेंडर हमको 777 मिलीग्राम गोल्ड लेने के लिए वो देने पड़ रहे हैं जी 13,000 14,000 के करीब। जी तो अंतर कितना आ गया? जो उसने हमको लोन दिया उसकी जो वैल्यू है लीगल टेंडर की, वो हमारे रुपए से 14,000 गुना कम है। कम जी और हम उसको जो उसने जो लोन में हमको दिया है लीगल टेंडर, और हम जो चुकता कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बैंक के दिए गए लीगल टेंडर से 13,500-14,000 गुना वो ज़्यादा है। जी इसलिए हमने अगर बैंक में कमा करके 1 रुपया जमा किया है, जी तो बैंक का जो लीगल टेंडर है जो उसने लोन में हमको दिया है, वो 13,500 हमने चुकता कर दिए बैंक के, जी हम 1 रुपये में। जी जी तो 13.5 लाख का या 14 लाख का लोन, जी वो हमारे कमाए हुए मेहनत की कमाई के जी जी 100 रुपये में, 100 रुपये, क्योंकि हमारे जो रुपये हैं वो वास्तविक हैं, जी वो हमारे धन के बदले में आए हैं, हमारी मेहनत के बदले में आए हैं। और उस जो हमारे पास आए हैं, उस पर गवर्नर ने, बैंक का जो गवर्नर है, उसने वचन दे रखा रुपया अदा करने का। जी तो जिस बैंक के गवर्नर ने वचन दे रखा उसी बैंक में जमा कर रहे हैं, जी तो वो उसे कन्वर्ट करे जी हमारे रुपए में, जी और वो है बैंक के 13,500 14,000 के बराबर। तो इतने पैसे लेस करने चाहिए उसको। जी जी तो इस आधार पर आपने कितने दे दिए? हमने 49,000 49,000। हाँ जी। अब इसमें 13,500 की गुणा करो, जी इतने दे दिए आपने जी बैंक वाले।
जी जी क्योंकि बैंक ने तो अपने में उसमें लोन दिया ना, जी जी हमारे में थोड़ी दिया। जी 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 उसने लोन में ना तो कोई सोना दिया, जी। ना चांदी दी, जी। ना गेहूं दिया, जी। ना गन्ना दिया, जी। ना चावल दिया। जी उसने क्या किया, लिख दिया जी हमारे खाते में। जी जी अब लिखने से वो धन कैसा हो गया, जी लिखने से रुपया कैसा हो गया। जी रुपया तो बड़ी मेहनत करके तो कमाया अर्जित किया जाता है। जी जी तो ये इस आधार पर आप पहले चुकता कर चुके हैं, जी। तो आप एक आवेदन जो है, नेगेटिव विचार नहीं लाने, प्रॉपर्टी नहीं गंवानी अपनी, जी एक आवेदन बैंक को ये पूछना बनता है कि नहीं। बिल्कुल जी जी जब पूछना बनता है तो आप एक आवेदन लगा करके बैंक से पूछिए जी कि भाई आपने हमको क्या दिया जी और हम जो चुकता कर रहे हैं जी वो हम क्या कर रहे हैं, जी ये पूछना हमारा फर्ज है। आप तुम दुकान पे गए, जी आपने उसको गेहूं दिए जी जी और गेहूं के बदले में हमने उससे शराब साबुन कोई भी सामान लिया, जी तो हम ये तो देखेंगे कि हमने जो धन दिया है इसको जी। दुकानदार को, जी। इसने जो बदले में हमें दिया है जी। वो असली है नकली है, जी जी ये पूछना बनता है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह, या जिससे दुकानदार में हम गए, हमने उसे 1 किलो चीनी मांगी, जी हमने उसकी पूरी वैल्यू चीनी की दी है, जी तो जो तोल के दे रहा है हमको जिस किलोग्राम में, जी तो वो जो किलोग्राम का बट्टा है वो 1000 ग्राम का है कि नहीं है। जी ये तो पूछने का हमको हक है। तो माने क्या, तोल के देगा उसे मापक। अब वो बट्टा चाहे उसने लकड़ी का रख रखा, अब उसने पत्थर का रख रखा, उससे कोई मतलब नहीं जी। है। वो उसका वजन 1000 ग्राम होना चाहिए। जी ये हमारा जानने का हक है, क्योंकि हम उसकी सामान की वैल्यू दे रहे हैं। जी ऐसा तो नहीं है हमने 1 किलो में 1000 ग्राम में 900 ग्राम तो नहीं दे दिया हमको। जी ये जानने का हक है नहीं। जी। तो बैंक ने जो हमको दिया है, जिसके लिए हमने वास्तविक प्रॉपर्टी रख रखी है, जी। तो उस बैंक ने जी। जो हमको दिया है उस चीज को भी परखना पड़ेगा नहीं। बिल्कुल। और वो एग्रीमेंट है, जी और एग्रीमेंट का बाकायदा एक्ट है। जी उस एक्ट के अनुसार एग्रीमेंट जो हुआ है जी वो रुपए का हुआ है, जी और रुपया उसने नहीं दिया, जी तो एग्रीमेंट जीरो। जी। तो एग्रीमेंट को चुनौती देनी है हमको। जी दूसरा अब वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, जी मान लो नोटिस वगैरह कर रहे हो, हाँ जी हाँ जी फिलहाल बचने के लिए जी जो वो निकाल रहे हैं कि इतना बकाया है, जी। तो उसको भारत की वैध रुपए में जी जमा करिए। वो कैसे करेंगे? आज जितना गोल्ड का रेट है, जी 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 बैंक ने जो लीगल टेंडर दिया जी। उसमें आज ब्याज से 777 मिलीग्राम गोल्ड जी वो कितने का आ रहा है, जी उसमें भाग करके, जी और 777 मिलीग्राम गोल्ड जी बैंक के दिए गए लीगल टेंडर में कितने देने पड़ रहे हैं, जी तो उसका वो निकालना पड़ेगा। तो पूरा बकाया जितना बैंक निकाल रहा है उसमें जी उसकी फिर आप भाग करके, तो वास्तविक भारतीय रुपए में, वैध रुपए में जी वो वैल्यू निकली आएगी। जी तो जितना लोन है, मतलब अगर 14 लाख का लोन है, जी। अगर 14,000 का, जी जी तो वो 100 रुपये में चुकता होगा। जी। अब 14,000 जितना भी आपका वो हो, उसमें 14 भाग दे करके 14,100 रुपये में हो रहा है, उसके अनुसार 1 रुपये से हाँ 1 रुपये में जी, जी। नहीं, वो हाँ 14,001 रुपये में हो रहा हाँ है। जी हाँ जी तो उसके हिसाब से आप निकाल करके कैलकुलेट करके जी। उनको भेजो और एनओसी मांगो। और इसके जब हमें इसको अदा करना है तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी ऐड करना है या क्या? आवेदन जो जाएगा, डॉक्यूमेंट जाएगा बाकायदा। पेपर करेंसी एक्ट 1882 जाएगा, कोइनेज एक्ट 1906 जाएगा, जी जी और ये और आईपीसी जाएगी। जी आईपीसी में क्या है, वैध करेंसी, अवैध करेंसी छापना, जी, जी। लेना, कूटकरण करना, जी, जी। उसमें आजीवन कारावास की सजा है। जी जी और बैंक ने हमको कूटकृत जी करेंसी में जी वो लोन दिया है। जी। कूटकृत मतलब उसकी वैल्यू लीगल टेंडर की और रुपए की वैल्यू बराबर नहीं है। जी जी अगर बैंक ने जो हमको लीगल टेंडर दिया उसमें 777 मिलीग्राम सोना अगर आ रहा होता, जी तो फिर कूटकरण नहीं है, वो जी। फिर वैध करेंसी है। जी जी लेकिन उसमें हमको देने पड़ रहे हैं 777 मिलीग्राम गोल्ड लेने के लिए बैंक वाले 13,500-14,000, जी। तो कूटकृत है। तो आईपीसी में उसके लिए सजा है। जी अगर सजा है आईपीसी में, काहे के लिए सजा है, जी कूटकरण करना, जी नकली करेंसी छापना, हाँ जी, हाँ जी। लेना, देना, रखना, हाँ जी हाँ जी तो वो बैंक ही कर रहा है इस काम को, जी तो उसके खिलाफ आईपीसी जाएगी, भाई ये प्रावधान है। जी और आईपीसी से सिद्ध होता है जब आईपीसी में नकली करेंसी छापना करना अवैध है, जी अपराध है, जी आजीवन कारावास की सजा है। जी तो वैध करेंसी कुछ तो होगी। जी जी तो मैं पूछ, तो बैंक बताए हमको जी
सरकार बताए हमको जी कि भाई जो अवैध करेंसी छापने में वह सजा है, जी तो वैध करेंसी है क्या, जी वो बताओ हमें। जी अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास कोई वैध करेंसी का प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, इसका मतलब करेंसी सारी अवैध हो गई, जी अवैध हो गई ना। जी जी तो ये हमको बैंक को प्रूव करना है कि मैंने वैध करेंसी दी है, जी हमको ये सिद्ध करना है बैंक ने अवैध करेंसी दी है। बैंक ने तो जैसे यहाँ से एक बात कूटकृत करेंसी दी है। जैसे पहले आवेदन लगाना है। आप पहले आवेदन लगाना, आवेदन के साथ दस्तावेज जाएंगे। जी जी बैंक अगर जवाब नहीं देता जी जी तो उसने हमारे आरोप जो हमने लगाए हैं आवेदन के माध्यम से वो स्वीकार कर लिए। जी जी जब स्वीकार कर लिए तो कूटकरण हो गया, हाँ जी हाँ जी मान लिया बैंक ने, हाँ जी हाँ जी और नकली करेंसी दी है मान लिया उसने। हाँ जी हाँ जी हमारा जो एग्रीमेंट है वो हाँ जी खत्म हो गया। उसका एग्रीमेंट का वायलेशन किया उसने, जी, जी। वो भी सिद्ध हो गया। जी, जी। तो फिर हमारे साथ हो गया फ्रॉड जी, बैंक के द्वारा। जी जी तो फिर अगला आवेदन जाएगा FIR का जी। बैंक के खिलाफ, जी थाने में FIR करनी जी है, जी वो पुलिस डिपार्टमेंट को देनी है। जी जी पुलिस डिपार्टमेंट अगर FIR वो नहीं लिखती है हमारा मुकदमा, जी जी तो उसके लिए प्रावधान है मजिस्ट्रेट के है 156(3) में करना, क्राइम मतलब क्रिमिनल केस दायर करना। जी जी और बैंक को अगला वो भेजना, उसके लिए या तो आप रिमाइंडर भेज सकते हैं दूसरे नंबर पर, जी जी जवाब नहीं देता तो रिमाइंडर भेज सकते हैं। फिर अगर रिमाइंडर का जवाब नहीं देता तो फिर लीगल ये वो नहीं RTI तो जाती है, वो तो आवेदन के साथ ही जी जाएगी। जी वो जाएगा फुल पेमेंट करके जी जी वैध रुपये में। हाँ जी हाँ वो तो NOC का आवेदन जाएगा, जी जी बैंक से NOC मांगेंगे, हमने फुल पेमेंट कर दिया, हालांकि हमने पहले जमा कर रखा, लेकिन हाँ जी हम अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा और भाईचारा सौहार्द के लिए हम ये फुल पेमेंट अपना जमा कर रहे हैं। जी जी हमको NOC दी जाए, जी वो NOC भी नहीं देगा। जी उसके बाद फिर लीगल नोटिस वो जाएगा, जी जी कानूनी नोटिस, जी जी और नोटिस का भी जब जवाब नहीं आता जी तो फिर सिविल में मुकदमा हो जाएगा, सिविल कोर्ट में। सर बैंक जैसे तो दो केस बनते हैं, एक आपराधिक जी जी और एक सिविल। जी। वो सिविल में जो है उसको एग्रीमेंट को चुनौती देना है जी कि हमको रुपया वो नहीं दिया लोन में नहीं दिया। और हम पे ये, और हमने फुल पेमेंट भी जमा कर दिया, ना NOC दे रहा है, हाँ जी हाँ ना उसको एग्रीमेंट को शून्य घोषित कर रहा है। जी जी तो हमको NOC दिलाई जाए जी। और एग्रीमेंट को शून्य घोषित कराए। जी जैसे सर अपना मेरा ना पहले मैंने एक ज़मीन खरीदी 30 लाख का लोन करवाया बैंक से। तो जो ज़मीन जिससे खरीदी उसने भी हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। उसने 3-4 महीने का टाइम लिया था, हमने पुड्डा अप्रूव्ड कॉलोनी देख के ले ली। उसके बाद यानी कि बोला था 3 महीने के अंदर अंदर लाइट लग जाएगी, वहाँ पे लाइट भी नहीं लगी, पानी भी नहीं। हमने फिर पानी की व्यवस्था अपना समर्सिबल लगवा लिया, जनरेटर भी अपना लगवा लिया, वहाँ से हमारा वो भी चोरी हो गया। 1.5-2 साल हो गए। बैंक वालों को मैंने बोला कि भी हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया ज़मीन के रिगार्डिंग। वो बोलते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। हाँ, तो उनकी गलती थोड़ी है। हाँ जी, तो मैंने उनको यही बोला, मैं कहा मैं आपके पैसे दे रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। तो उस वजह से मैं कहा मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, कि क्योंकि हमने जैसे मकान बना लिया आधा, यानी कि अभी लेंटर भी नहीं डाला, लेंटर भी नहीं डाला। तो अगर मेरा ऐसे ही बिना यानी कि कलर के या बिना छत के खड़ा रहेगा तो उसकी नींवों वैसे ही पानी भर जाएगा, खराब हो जाएगी, उसकी बिल्डिंग की तो बुनियाद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे टाइम दिया जाए, मैं पेमेंट यानी कि आपकी करूँगा जब मेरा मसला हल हो जाएगा, मुझे टाइम दिए। वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, तुम्हारी फाइल हम यानी कि ब्रांच से रीजनल ऑफिस में भेजेंगे, रीजनल ऑफिस से जाएगा सर्कल में। तो मैंने बोला भेज दो। फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी ना जो हमने एप्लीकेशन भेजी थी, फाइल भेजी थी, वो रिजेक्ट हो गई। अब वो बोलते हैं कि अगर तू चाहता है कि 1-2 साल का टाइम चाहिए, तेरे किसी रिश्तेदार के नाम पे ना हम 2 लाख का लोन कर देते हैं, सरकारी लोन गांव खरीदने का है, तो वो वाला पैसा हम तेरे अकाउंट में डाल देंगे, तुझे यानी कि 1-2 साल की टेंशन नहीं है, वो अपना आराम से करे। मैं कहा 30 लाख का लोन एक आपने मेरे ऊपर डाल दिया, तो दूसरा तुम 2 लाख का मैं कहा एक और कर रहे हो मेरे ऊपर। तो कहते हैं ऐसे ही मिलेगा टाइम। तो यानी कि उस हिसाब से मैं 3 लाख के करीब तो किस्तें भी भर चुका। पूरा विषय मैंने आपके सामने रख दिया है जी। अब इसमें वो तो आपकी मर्जी है, आपका बैंकर आपका हुआ है, लेकिन जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो हम मदद कर सकते हैं, वो अगर आप बैंक से, ये जो बैंक ने फ्रॉड किया है वो पूरे देश की जनता के साथ हो रहा है। वो केवल जो लोन ले रखा है जिन्होंने, उनके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। हम गेहूँ ले गए, हमको लीगल टेंडर मिला, हम गन्ना ले गए, हमको लीगल टेंडर मिला,
हमको ये लगे इसलिए जो है हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से तो हमारे साथ 13,500 की लूट और ठगी हो जाती है। वो सबके साथ हो रही है, जैसे मुझे ये नहीं लोन वालों के साथ हो रही है, वो सबके साथ हो रही है। जैसे ही हमने अपना धन नोट में कन्वर्ट किया बैंक से, वैसे ही हमारे साथ ठगी हो गई। वो एक सर ये भी बताओ कि जैसे 30 लाख का लोन लिया था, मिला मुझे 26 ही है, 4 अभी बैंक के पास। वो ये एक छोटी बातें हैं, ये तो बहुत सारी फिर सवाल में सवाल निकले जाएंगे। लेकिन मैंने अपना जो जनता सरकार मोर्चा मदद कर सकता है वो मैंने पूरा प्रोसेस कि बैंक ने आपको लोन में कुछ नहीं दिया, केवल आपको भ्रम पैदा कर दिया खाते में जी लिख करके कि आप हमारे कर्जदार हो गए। जी आपने मान लिया, जी मान लिया। आपने किसी को डिजिट ट्रांसफर करी, उसने मान लिया, उसने किसी और करें, उसने मान लिया। तो ये सब मानने पर चल रहा है और इसका दुष्परिणाम 2 वर्गों पे हो रहा है। इसका जो सारा जो वो है वो हो रहा है किसान और मजदूर सारा। इसलिए किसान जो है उसकी ज़मीन जा रही है, आत्महत्या कर रहा है, वो मरता गिरता वो जा रहा है बेचारा, क्योंकि सारी असली धन उसी के पास है, वो धन लुट रहा है। जब वो बिल्कुल पूरी तरह चला जाएगा फिर जो अगला वर्ग है वो जाएगा। वो कौन है? दुकानदार, बिजनेसमैन, जिनकी रोजी रोटी उस किसान और मजदूर से ही चलती है। जब किसान मजदूर के पास कुछ नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो उसके पास कौन सामान लेगा, कौन क्या करे? भाई उनका भी दुकानदार इससे चला कि किसान के पास है तो परचेज करता है, सामान खरीदता है, तो जब उसके पास रहेगा ही नहीं कुछ, ज़मीन चली जाएगी, सब हो जाएगा, वो भी आश्रित हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा, तो उनके पास कौन जाएगा? तो सब कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके पास चला जाएगा, और मल्टीनेशनल कंपनियां जिसके कंट्रोल में चल रही हैं फिर उनके पास चला जाएगा। देश होगा गुलाम, पूरी तरह उनके कंट्रोल में।